Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Welcome बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, and I'm going to teach you standard 9th English. तो बच्चों इससे पहले भी हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज हम यूनिट 3 का एक ऐसा चैप्टर देखने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए देखते हैं चैप्टर का नाम। 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो बच्चों ये यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर है, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। ये हमारे भारत देश के एक काफी मशहूर पेंटर के बारे में ये चैप्टर है। उन पेंटर का नाम अब हम चैप्टर में देखेंगे और थोड़ी जानकारी लेंगे उनके लाइफ के बारे में और उनको जितने पुरस्कार मिले हैं, उनकी पेंटिंग्स की विशेषताओं के बारे में भी थोड़ी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश हिंदी मीडियम 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट बाय सागर वसंत महाले। रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, सैयद हैदर रजा। तो बच्चों मैं जिन पेंटर की बात कर रहा था वो सैयद हैदर रजा साहब हमारे भारत देश के नामचीन और काफी प्रख्यात मशहूर पेंटर हैं। ये मिस्टर सैयद हैदर रजा की कुछ पेंटिंग्स है, 2-3 पेंटिंग्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड इस पेंटिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इस पेंटिंग से कोई मैसेज मिलता है क्या, या आपको क्या लगता है इस पेंटिंग को देखकर कि रजा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं इस पेंटिंग के द्वारा। ऐसे 3 पेंटिंग्स है, ये पहली है। मैं आपको सारी पेंटिंग्स दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा वक्त लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ये उनकी एक और पेंटिंग है, प्लीज इस पर भी थोड़ा गौर फरमाएं और देखिए। तो बच्चों ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, मे आई करेक्ट कि ये मिस्टर सैयद हैदर रजा नहीं है, ये है द वर्ल्ड फेमस पोएट पिकासो। तो सैयद हैदर रजा जी के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड रिनाउंड पोएट मिस्टर पाब्लो पिकासो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। Pablo Picasso, a standout amongst the most perceived figures of the 20th century workmanship who co-made such styles as Cubism and Surrealism, was additionally among most imaginative, persuasive, and productive specialists ever. He was conceived Pablo Ruiz Picasso on October 6, 1881 in Malaga, Spain. He was the principal offspring of Jose Ruiz y Blasco and Maria Picasso y Lopez.
His dad was a craftsman and educator of workmanship at the School of Fine Arts. Furthermore, a caretaker of historical center in Malaga, Spain. Picasso started contemplating workmanship under his dad's tutelage, proceeded at the Academy of Arts in Madrid for a year, and went on his bright investigations of the new skylines. Pablo Picasso का जन्म पैब्लो रूइज पिकासो उनका पूरा नाम अक्टूबर 6, 1881 में हुआ था। उनका जन्म मलागा नाम के शहर में स्पेन इस कंट्री में हुआ था। वो पहले ऑफस्प्रिंग यानी पहले लड़के थे। उनके माता पिता का नाम जोज रूइज वाई ब्लास्को और मारिया पिकासो वाई लोपेज। उनके पिता क्राफ्ट्समैन और एडुकेटर थे, वर्कमैनशिप एट द स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। वो एक टीचर थे, क्राफ्ट्समैन थे, वर्कमैनशिप आर्ट्स के बारे में वो पढ़ाते थे। और फर्दर अ केयरटेकर ऑफ हिस्टोरिकल सेंटर इन मलागा स्पेन। उसके बाद उन्होंने एक हिस्टोरिकल सेंटर जो कि स्पेन में है वहां के केयरटेकर बने नौकरी के तौर पर। Picasso started contemplating workmanships under his dad's tutelage, proceeded at the Academy of Arts in Madrid for a year. तो पिकासो ने अपने पिता के अंडर काम करते करते ये जो टैलेंट है, अपना टैलेंट तो बचपन से ही होता है, लेकिन उस टैलेंट को बढ़ावा जो मिला उनके पिताजी की वजह से मिला, उनके पिताजी के गाइडेंस के अंदर मिला। ट्यूटलेज यानी उनके ट्यूशंस, उनके जो गाइडेंस होते थे उसके अंदर मिला। उसके बाद एकेडमी ऑफ आर्ट्स मैड्रिड में, वहां पर उन्होंने 1 साल बहुत अच्छी तरक्की की। एंड वेंट ऑन हिज ब्राइट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द न्यू स्काईलाइंस। वहां से उनकी जो तरक्की शुरू हुई, तो आज भी पाब्लो पिकासो को पूरा देश याद करता है। ही इज द मोस्ट रिनाउंड पेंटर ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे विश्व में सबसे फेमस पेंटर अगर कोई है तो वो है मिस्टर पाब्लो पिकासो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, आज हम इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सैयद हैदर रजा, SH रजा। तो आज हम इन्हें सिर्फ रजा साहब नाम से बुलाएंगे, जो कि भारत के रिनाउंड इंडियन पेंटर रह चुके हैं और आज भी भारत देश इन्हें भूला नहीं है। आज भी इनकी पेंटिंग लोगों की आंखों में वो ठंडक पहुंचाती है, शायद ही भारत के किसी भी पेंटर के पेंटिंग से किसी भी व्यक्ति को मिलती हो। राइट साइड में आपको उनकी कुछ पेंटिंग्स नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, या फिर जो लाइंस आपको नजर आ रही है, काइट शेप है, रोम्बस शेप है। बस सिंपल सिंपल शेप से वो ड्राइंग बनाते थे। कुछ पेंटिंग्स में वो आंख भी बनाते थे, एन आई। ही इज ऑल्सो यूज्ड टू पेंट एन आई इन मेनी ऑफ द पेंटिंग्स। देखते अब पाठ पढ़ते हैं। सैयद हैदर रजा, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings. And so are the colors blue and orange. You will find them in almost all his paintings. None of his paintings depict lifelike human figures. तो सैयद हैदर रजा जो थे, जिनको पॉपुलरली रजा नाम से जाना जाता था, वो एक बहुत ही मशहूर और नामचीन भारतीय पेंटर रह चुके हैं। उनकी पेंटिंग्स में आपको अक्सर सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप नजर आते थे और भड़क कलर नजर आते थे। खास करके नारंगी यानी ऑरेंज और नीला यानी ब्लू, ये कलर तो लगभग 99% उनके हर पेंटिंग में होता ही था। और उनके कंपोजिशंस जो थे, काफी स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस और उनके कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस, ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताएं उनकी पेंटिंग की। जो भी अगर इस पेंटिंग को देख लेगा बिना कुछ सोचे या बिना कुछ दिमाग पर जोर लगाए, वो ये आसानी से कह सकता है कि हाँ, ये रजा साहब की पेंटिंग है। इतनी पेंटिंग्स उनकी फेमस हो चुकी है और इसीलिए राइटर ये कहते हैं कि आपको ये ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ज्योमेट्रिक शेप्स, ये सारी चीजें आपको उनकी पेंटिंग में नजर आएंगी। और एक बात, ये बात ये है कि उनकी पेंटिंग्स में कभी भी लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स नजर नहीं आई।
तो ये थी सैयद हैदर रजा की कुछ पेंटिंग्स। जानते हैं और कुछ अगले पैराग्राफ में। Copies of scenes from his environment, his paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of applying paint. तो उनके पेंटिंग में कभी ह्यूमन फिगर्स या किसी सीनरी, किसी एनवायरनमेंट, कोई पेड़, पहाड़, पौधे, समंदर, नदी, नाला, तालाब, ऐसे कुछ भी नजर नहीं आता। उनकी पेंटिंग्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की पेंटिंग्स हुआ करती थी। उनकी पेंटिंग्स किसी एक्सटर्नल फैक्टर से प्रेरित नहीं हुआ करते थे। उनकी पेंटिंग तो ऐसी चीजों से प्रेरित थी, जब हम अगर कोशिश करें कि आंख बंद करके हमारे शरीर के अंदर झांकने की कोशिश करें, हमारे दिलो दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करें, तो कैसे अंधेरा होने पर हमें अलग अलग शेप्स नजर आते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। आप ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कीजिए और आंखें बंद कीजिए, आपको भी अजीब अजीब डिजाइन्स नजर आएंगी। तो लेखक ये कहते हैं कि उनकी पेंटिंग्स कभी भी बाह्य वातावरण से, परिसर से प्रेरित नहीं थी। उनकी पेंटिंग सारी प्रेरित थी अपने मन और अपने दिमाग के अंदर झांकने के बाद जो हमें दर्शन होता है, जो भी हमें नजर आता है, उन सारी चीजों से प्रेरित थी, ऐसे लगता है। जैसे कि ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, सारे ज्योमेट्रिक शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइन, डॉट्स और सारे डिफरेंट कंपोजिशन, उनके रंग के जो टेक्निक थी रंग करने की, वो भी काफी अनोखी और सबसे हटके थी। ऐसी पेंटिंग्स जो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि हम भी बना सकते हैं। दो सर्कल बनाएंगे, दो स्क्वायर बनाएंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे और हो जाएगा। अगर हम इन चार पेंटिंग्स में से किसी एक पेंटिंग की नकल उतारना चाहे तो आराम से उतार सकते हैं। लेकिन उनकी पेंटिंग्स में जो परफेक्शंस होता था, उनकी पेंटिंग्स में जो पीछे डीप हिडन मैसेज होता था, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए तो वो इंडिया के रिनाउंड पेंटर है और हम नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग्स की विशेषताएं क्या है, उनकी पेंटिंग्स किससे प्रेरित होकर वो पेंटिंग्स बनाते थे और क्यों बनाते थे, और उनके पेंटिंग्स में कॉमन बातें क्या थी। कॉमन बातें क्या थी? उनकी पेंटिंग्स अक्सर ज्योमेट्रिकल फिगर्स से होती थी, उनकी पेंटिंग्स में अक्सर ऑरेंज और ब्लू कलर हमेशा होता था। ऐसे उनकी पेंटिंग्स की कुछ विशेषताएं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस पैराग्राफ में समझ आते हैं। Color combinations achieving balance in some places and creating imbalance in other places. तो उनके कुछ अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस होते थे जो कई जगहों पर बैलेंस क्रिएट करते थे और कई जगह पर इम्बैलेंस क्रिएट करते थे। तो ये भी उनकी एक विशेषता है। Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that the painting is a visible form of very deep thought, very few abstract. जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों कि हम चाहे इनकी पेंटिंग की नकल उतार सकते हैं, उनके जैसा शायद कलर कॉम्बिनेशन ना कर पाए, लेकिन नकल उतार सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनके पेंटिंग्स के अंदर आपको लाइफ और पीस, यानी शांति और जिंदगी, इन दोनों के प्रतीक नजर आते थे। फिलॉसफी, हेरिटेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें उन पेंटिंग्स में से आपको नजर आती थी। ऐसे लगता था कि मानो ये तस्वीरें हमें जिंदगी और शांति दोनों के एक साथ में दर्शन दे रही हैं। हम ये भी रियलाइज करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि कोई भी पेंटर जब अपना मास्टरपीस बनाता है, अपना पेंटिंग बनाता है, तो उसके पीछे एक छिपा हुआ एक सीक्रेट मैसेज होता है, जो कि सिर्फ उस पेंटर के दिमाग में होता है। देखिए बच्चों, आपने लेखकों के बारे में जाना होगा। लेखक, कवि अपने लाइफ के किसी एक एक्सपीरियंस को जब शब्दों में वो बयां करना चाहते हैं, तब वो लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं या ग्रंथ लिखते हैं। तो उसी तरह से पेंटर जब अपनी लाइफ की कुछ चीजें कहना चाहता हो या अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात जब शेयर करना चाहते हो, तो वो एक सफेद कैनवस पे रंगों की मदद से, जैसे लेखक शब्दों की मदद से, कवि पंक्तियों की मदद से अपने विचार और भाव, हाव भाव, विचार
आदान प्रदान करते हैं हम वाचकों के साथ में, उसी तरह से पेंटर रंग की सहायता से और कैनवस पे अपने सारे विचार प्रकट करता है। और उन विचारों को समझने के लिए आपको सच में बहुत बहुत ध्यान से पेंटिंग देखनी पड़ती है। और इसीलिए पेंटिंग्स एक आर्ट ही है जो आर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कला का मतलब क्या होता है? कला यानी क्या होता है? आर्ट्स। आर्ट्स मीन्स whenever you want to express your feelings, your emotions, your deep thoughts, you take an example of any kind of art. अगर आप दुखी हो या सुखी हो और आपको म्यूजिक का शौक है, तो आप एक अच्छी धुन बना सकते हो जब आप आनंदी हो। तब आप सैड धुन बना सकते हो जब आप दुखी हो। तो इसका मतलब कला हमें हेल्प करता है हमारी भावनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, गायकी हो, लेखन हो, वाचन हो, कोई भी चीज, कोई भी कला हो, वो हमें हमारा हुनर दिखाने के लिए हेल्प करती है, हमारे विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए हेल्प करती है। उसी तरह से रजा जी की पेंटिंग्स भी हमसे बहुत सारी बातें करती हैं। उनके हर पेंटिंग में बहुत डीप थॉट हुआ करता था। Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. बहुत ऐसे कम पेंटर्स हैं जिनकी पेंटिंग्स व्यूअर्स यानी देखने वालों के साथ बातें करती है, कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन रजा जी की हर एक पेंटिंग उनके व्यूअर्स, उनके दर्शकों के साथ कम्युनिकेट, वार्तालाप करती है। उनकी हर पेंटिंग में से रजा जी के मन के जो विचार हैं, डीप विचार, वो उन पेंटिंग से झलकते हैं। एक अच्छा व्यूअर, एक अच्छा दर्शक ही उनकी पेंटिंग्स को समझ सकता है। रजा का जन्म रजा साहब का जन्म एक छोटे से गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। He began to paint from the age of 12. He studied art at Chitrakalā Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. रजा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने उम्र की 12वीं साल से ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। तो उम्र के 12वीं साल में उन्होंने पेंट ब्रश हाथ में उठा लिया था। उनका आगे का जो शिक्षण है वो चित्रकला महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में वहां हुआ था। और उसके बाद महाराष्ट्र में ही जो आज हमारे मुंबई में सबसे बड़ा आर्ट स्कूल है, हमारे वो इंडिया में पूरा फेमस आर्ट स्कूल है, ये स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, वहां पर उनका उच्च शिक्षण हुआ। लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट। उसके बाद जेजे स्कूल से अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वो आगे फ्रांस इस देश में कला की पढ़ाई करने के लिए गए। कुछ सालों बाद, आफ्टर फ्यू इयर्स, he decided to settle in France. His wife was French. He won many national and international awards. He was honored with all the three Padma awards, Padma Shri, Padma Bhushan, and Padma Vibhushan. With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. Gradually, the Bindu or point came to be the core of his paintings. तो बच्चों, कुछ सालों बाद जेजे आर्ट से डिग्री हासिल करने के बाद मिस्टर रजा ने फ्रांस में अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए वो फ्रांस चले गए। फ्रांस जाने के बाद उन्हें फ्रांस का माहौल इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मैं फ्रांस में ही रहूंगा। उनकी वाइफ भी फ्रेंच थी, यहाँ तक कि उन्होंने वहीं पर शादी एक फ्रेंच लड़की से की। उन्हें बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। उनके पास सारे पद्म अवार्ड्स थे। जो 3 पद्म अवार्ड होते हैं ना हमारे भारत में, एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म विभूषण। ये तीनों पुरस्कारों से मिस्टर रजा को सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। All the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. उनके सारे जो पुरस्कार थे, उनके सारे जो सम्मान थे, उनकी सारी पेंटिंग्स जो थी, मानो एक स्पिरिचुअल यात्रा पर निकली थी। स्पिरिचुअल यात्रा मतलब समझते हो ना आप? अपने अंतरात्मा के साथ में जो स्पिरिट स्पिरिट होती है हमारी, उसके साथ में सारी पेंटिंग्स में उनकी आत्मा उन हमसे बात कर रही है, ऐसा नजर आता था। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट
came to be the core of his painting. उनके बाद उन्होंने बिंदु यानी डॉट, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो उनकी पेंटिंग्स की कोर बनती गई। उनके जो मेन बेस होते गया वो कोर होते गया। उनकी सारी पेंटिंग्स में आप सर्कल देख सकोगे, डॉट देख सकोगे। बहुत सी पेंटिंग्स, 90% पेंटिंग्स में उन्होंने अगर लक्ष्य केंद्रित किया तो वो कहां पर, डॉट पे यानी बिंदु पर उन्होंने लक्ष्य केंद्रित किया। Described his work in these words: "My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space, and light. Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective way." अब उनके जो काम थे पेंटिंग्स के, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। उनका ये कहना था कि मेरा काम ये मेरा खुद का इनर एक्सपीरियंस है, और जो नेचर्स के मिस्टरीज है, जो नेचर की खूबियां हैं, जिनको आज रहस्य, जिनको आज तक कोई हल नहीं कर पाया, और ऐसे फॉर्म जो कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के द्वारा मैं एक्सप्रेस करता हूँ। कभी कभी अगर एक आर्टिस्ट अपने विचारों को दर्शकों के सामने या वाचकों के सामने रखना चाहे और वो शब्दों का इस्तेमाल करे, तो कभी कभी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स या फिर ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है। लेकिन उनके लिए इफेक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेशन जो था, वो था मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उनके लिए इफेक्टिव अगर कोई वार्तालाप करने का जरिया है तो वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन हिज वर्क इज हिज पेंटिंग्स। वो कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, उनकी पेंटिंग्स ही हमसे, दर्शकों से ज्यादा बातें करती थी। रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी, हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव। दिस ग्रेट आर्टिस्ट passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary composition. तो जैसे कि मिस्टर रजा का कहना था, उनका मानना था कि अगर एक आर्टिस्ट, अगर एक कलाकार अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहे, और वो प्रकट करने के लिए अगर वो शब्दों का सहारा लेता है, तो शायद वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो सकती है। शायद सारे दर्शकों को या सारे जो रीडर्स हैं, उनको वो बातें समझ में नहीं आएगी। उनके अकॉर्डिंग तो अगर आपके दर्शकों से आपको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी जो पेंटिंग्स थी वही 100% फुल प्रूफ एक जरिया था कम्युनिकेट करने का। रजा साहब के अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी कि उनकी पेंटिंग्स आज भी दर्शकों से बातें करती है। मैं ये इमेजिनरी बात बोल रहा हूँ बच्चों, एक्चुअल में बातें नहीं करती, लेकिन अगर आप एक अच्छे दर्शक हो, अगर आप एक अच्छे वीवर हो, तो आपको उस पेंटिंग्स में जरूर कुछ ना कुछ गुप्त, कुछ ना कुछ रहस्य जरूर नजर आएगा, कुछ सीक्रेट मैसेज जरूर नजर आएगा। ये महान हस्ती, ये महान पेंटर सैयद हैदर रजा साहब, ये दुनिया से 23 जुलाई 2016 के दिन 94 साल की उम्र में उन्होंने इस जहां को, इस भारत देश को अलविदा कहा। उन्होंने पीछे अपनी बहुत बड़ी विरासत छोड़ी, और उन विरासत में सारे सेंसिटिव पेंटिंग्स थे, जो आज भी किसी किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग, जिसे हम कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन, उससे कम नहीं थे। आज भी उनकी पेंटिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाती है, हटके मानी जाती है, और इसीलिए लेखक उनके बारे में ये सारी बातें लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज का ये पाठ समझ आया होगा, जो कि मिस्टर सैयद हैदर रजा के बारे में है। ये उनकी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये उनके मास्टरपीस के सामने बैठकर उन्होंने ये तस्वीर निकाली है। तो सैयद हैदर रजा, जो कि मध्य प्रदेश में भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, लेकिन फ्रांस में जाके बस गए, लेकिन फिर भी उनका सम्मान हमारे भारत सरकार ने किया। उनका सम्मान हमारे भारत सरकार द्वारा सारे तीनों प्रकार के पद्म पुरस्कार से किया गया, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये पाठ समझ आया होगा। और मैं एक और सूचना देना चाहूंगा आपको कि यदि आपने अभी तक बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 9th इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नए से नए वीडियोस के अपडेट्स रोजाना मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.